आप लोगों ने एक आयनिक कंपाउंड देखा होगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस दोनों मिलकर NaCl बनाते हैं, जिसको मेल्ट करना, जिसकी आयनिक प्रॉपर्टी को तोड़ पाना, जो कि काफी हार्ड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफी हार्ड होता है, जिनके बॉन्ड्स को तोड़ना काफी हार्ड होता है, जस्ट लाइक KCl, जस्ट लाइक MgCl2। ये सारे आयनिक कंपाउंड है। सोडियम के पास +1 चार्ज, पोटेशियम के पास +1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड है जिनको ब्रेक करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया, जो हार्ड चीजें थी उनको हमने आयनिक के अंदर डाला, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स जो है सबसे स्ट्रांग फोर्स है। फिर हमारे सामने एक दिक्कत क्या आ गई, कि कोवैलेंट में से हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कुछ सालों तक माना गया। वो कंपाउंड क्या था, डायमंड। अब यहां से हमारी सारी थियरीज जो हैं वो गलत प्रूफ हुई। गलत प्रूफ होने का मतलब ये है कि अगर हम मानते आ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड ही सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बना हुआ कंपाउंड डायमंड ये सबसे स्ट्रांगेस्ट कैसे हो सकता है, या सबसे हार्ड मटेरियल ये कैसे हो सकता है। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो स्टडी है वो क्या है, इनकम्प्लीट स्टडी है। मतलब हम अब तक जो भी स्टडी करते आ रहे हैं वो एक इनकम्प्लीट स्टडी है, और हमें डायमंड को समझने के लिए, या डायमंड जैसे जितने भी हार्डेस्ट मटेरियल हैं उनको समझने के लिए एक नई केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, और इसी केमिस्ट्री को बोला जाता है केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड स्टेट्स। यहां तक सबको समझ आया बात? सबको समझ आया? अगर आप लोगों को कोई भी चीज यहां पर समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देना अपना आंसर, क्वेश्चन लिख के देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा। तो अब तक तो हमने क्या सीखा है कि जो आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सॉलिड जो होगा वो हमारा हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? तो अब यहां दूसरी बात आती है अरेंजमेंट, कि जरूर ना जरूर उनके अरेंजमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई बात होगी। उनके अरेंजमेंट में कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और हम आयनिक बॉन्ड को ही मेजर फैक्टर मान के चल रहे थे, जो कि हमारी चीजें इनकम्प्लीट थी। सो अब आगे चलते हैं। अरेंजमेंट से कहने का क्या मतलब है, कि जैसे मान लो कि मैं अपने हॉस्टल में हूं और मेरे साथ 2 लोग हैं, और हमारे सर आए, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो आए। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ फुटबॉल्स लाए हुए हैं और आप दोनों को अपने अपने कमरे में रखने हैं। सो उन्होंने क्या किया कि मुझे फुटबॉल्स दिए। अब मैं तो बहुत गंदे तरीके से अपने रूम को रखता हूं, सारी चीजें बिखरी हुई रहती हैं। तो मैंने क्या किया, फुटबॉल लिया और रूम में फेंकते गया। मैंने रूम को पूरे फुटबॉल ऐसे भर दिए, ठीक है, ऐसे फुटबॉल डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि एक मेरे दूसरे दोस्त को फुटबॉल रखने के लिए दिया, और उन्होंने बोला कि इस फुटबॉल को तुमको अपने रूम में कुछ दिन के लिए रखना है। लेकिन वो दोस्त कैसा है कि उसको अपने रूम में सारी चीजें एक डेफिनेट अच्छे तरीके से रखना पसंद है। वो हर चीज को मैनेज करके रखता है, चीजों को उनकी जगह पे रखता है। तो उसने क्या किया कि एक फुटबॉल पहले यहां रखा रूम के कॉर्नर में, फिर उसके लाइन से उसने एक फुटबॉल की लाइन बना दी। क्या कि उसने फुटबॉल की लाइन बना दी। अब दूसरा फुटबॉल उसने यहां रखा, फिर एक ऐसी लाइन बना दी। तीसरा फुटबॉल उसने ऐसे रखा, फिर उसने एक ऐसी लाइन बना दी। मान लो यहां तक ही था फुटबॉल, ठीक है, इतना ही बड़ा उसका रूम था। तो अब आप लोग मुझे ये आंसर दो कि इसमें से, इन दोनों में से किस रूम के अंदर ज्यादा वैकेंट स्पेस अवेलेबल है, किस रूम के अंदर ज्यादा स्पेस अवेलेबल है? तो आंसर ये है, आप लोग इसको 2D में देखो तो आंसर ये है कि इस रूम को अगर मैं यहां तक इसको भी इतना ही छोटा कर दूं, और अगर ये चीज मैं मिटा दूं, ठीक है, ये चीज अगर मैं मिटा दूं,
तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि इस रूम के अंदर ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। इस रूम के अंदर क्या है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, मान लो कि इसने इतने नंबर में जितने फुटबॉल्स को रख दिए हैं, मैंने उतने फुटबॉल्स को इतने बड़े स्पेस के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो इस रूम के अंदर जो वैकेंट स्पेस है, मतलब अगर मैं सारे फुटबॉल को छोड़ के सारे फुटबॉल का जो वॉल्यूम है वो रूम के वॉल्यूम से माइनस कर देता हूं, तो इस रूम के अंदर ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। क्या है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। अब क्यों ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। अगर इस रूम के भी अंदर डेफिनेट अरेंजमेंट होती तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर हमें क्या दिखते, सेम दिखते। और सेम नहीं दिखने का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो इतनी बेकार है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। अब आप लोगों को सोचना कैसे है, तो आप लोगों को सोचना कुछ इस प्रकार है कि आप इन फुटबॉल्स को एक एटम्स मान लो। आप इन फुटबॉल को क्या मान लो, एक एटम मान लो। अब चलो तुम लोगों को एक बहुत पते की बात बताता हूं। मान लो कि इस एटम ने इस एटम के साथ क्या किए हैं, बॉन्ड बनाए हैं। इस एटम ने, ए लाइन के एटम ने बी लाइन के एटम के साथ क्या किए हैं, एक बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 40 किलो जूल क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, 40 किलो जूल क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो हमने क्या किया है कि यहां से एक हाइड्रोलिक लगाया जो इसको इस तरह खींच रहा है, इस तरह खींच रहा है, और दो पार्ट में क्या कर देगा, चीर देगा इसको। ठीक है, या दो पार्ट में क्या कर देगा, कट कर देगा। तो समझो, गिनो कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 एटम्स हैं। और 14, एक एटम को तोड़ने के लिए 40 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो 40 एटम्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, मल्टीप्लाई कर लो। अब इस स्ट्रक्चर में देखो आप लोग, इस स्ट्रक्चर में कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर में इस लाइन से जाता हूं तो एक बॉन्ड मिल रहा है, 2 बॉन्ड मिल रहा है, 3 बॉन्ड मिल रहे हैं, 4 बॉन्ड मिल रहा है। सिर्फ कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, 4 बॉन्ड्स मिल रहे हैं। पर बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 40 किलो जूल। पर बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 40 किलो जूल। और मुझे बॉन्ड्स टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो आप लोग कर लो 40 इंटू 4। अब आप मुझे ये बताओ कि किस क्रिस्टल को या किस सॉलिड शेप को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऑफकोर्स ऐसी बात है कि डेफिनेट अरेंजमेंट वाले एटम को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जिसमें अरेंज